गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द एलूजन। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे समावेशी शिक्षा, जिसे इंग्लिश में इंक्लूसिव एजुकेशन कहते हैं। तो आप यहाँ पर एक चित्र देख रहे होंगे। यहाँ पर देखिए एक लड़की है जो खड़ी होकर के पढ़ रही है, और यहाँ पर एक व्हील चेयर में लड़की है। यहाँ पीछे देखिए इसके दोनों पैर कमज़ोर है। यहाँ दो एक सहारे वाला डंडे वाला लेकर बैठी है। उसके बगल में आप यहाँ देखिए, ये देखिए लड़की पढ़ रही है, ये व्हील चेयर में बैठी है, और इनके दोनों पैर खराब है इसलिए दो डंडे हैं, और इस बच्चे का एक पैर खराब है इसलिए एक डंडा है। कुछ बच्चे नॉर्मल हैं। तो इसी का तो मेन मोटो है ना कि समावेश कर लीजिए आप। सम जोड़ आवेश, यानी आवेश दो प्रकार के होते हैं। फिर मैं थोड़ा सा साइंस का बताऊंगा। आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक होता है धन आवेश, दूसरा होता है ऋण आवेश। यानी दोनों आवेश में कोई भेदभाव ही नहीं रखा गया है, यानी लड़का और लड़की में कोई भेदभाव नहीं रखा है। आप देखें नॉर्मल बच्चे, दिव्यांग बच्चे में कोई भेदभाव नहीं रखा, यानी सभी बच्चे अगर वो साथ में पढ़ना चाहते हैं, चाहे वो डिसेबल हो चाहे नॉर्मल हो, हमें सबको नॉर्मल की तरह व्यवहार करना है और सबको साथ में पढ़ने का ये आदेश दिया गया है। समावेशी शिक्षा में कहा गया है कि कोई बच्चे को आप ऐसा ना कहें ताकि वो कुंठित हो जाए। अगर हम किसी दिव्यांग बालक को अलग से पढ़ाते हैं, इसका मतलब उसके दिमाग में यह आएगा कि मेरे अंदर कुछ तो ऐसी बात है जिसकी वजह से मुझे अलग छांट दिया गया है। तो ये चित्र देखने में एक छोटा सा चित्र है, लेकिन ये बहुत अधिक बातें कह जाता है। इसके रहस्य को समझ लिए आप तो आपका यह चैप्टर क्लियर हो गया। तो चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या है। समावेशी शिक्षा, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन, इससे क्या, ये इसका परिचय है। समावेशी शिक्षा से आशय उस शिक्षा प्रणाली से है जिसमें एक सामान्य छात्र एक दिव्यांग छात्र के साथ विद्यालय में अधिकतर समय बिताता है। देखिए आपने चित्र देखा होगा, तो चलिए फिर से चित्र को दिखाते हैं। एक सामान्य छात्र एक दिव्यांग छात्र से अधिकतर समय साथ में बिताता है, यानी साथ में वह पढ़ता है ना। तो हमने देखा इसकी परिभाषा को, ये देखिए समावेशी शिक्षा से आशय उस शिक्षा प्रणाली से है जिसमें एक सामान्य छात्र, अब फिर से आप देखें, एक सामान्य छात्र एक दिव्यांग छात्र के साथ, यानी दोनों साथ में विद्यालय में अधिकतर समय बिताता है। दूसरे शब्दों में समावेशी शिक्षा विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों को सामान्य बालकों से अलग शिक्षा देने का विरोधी है। हमने अभी थोड़ा देर पहले कहा कि समावेशी शिक्षा कहता है कि आप एक सामान्य छात्र को और एक दिव्यांग छात्र को अलग अलग नहीं कर सकते, उसके विरोध में है वो साथ में पढ़ाइए आप। आगे देखते हैं, ये तो इसका परिचय था। आगे है शिक्षा का समावेशीकरण, यह बताता है कि जब ये समावेश हो गया ना, तो यह क्या बताता है, यह बताता है कि विशेष शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक सामान्य छात्र और एक दिव्यांग को समान शिक्षा प्राप्ति के अवसर मिलने चाहिए। यानी दोनों में हम क्या कर सकते हैं कि दोनों को समान अवसर हम उपलब्ध कराएंगे। देखिए किसको, तो एक सामान्य छात्र को और एक दिव्यांग छात्र को, दोनों को समान अवसर मिलने चाहिए। ऐसा नहीं कि वो दिव्यांग है कोई बच्चा तो उसे हम अलग बैठा दिए, अरे तुम तो ऐसे हो, तुम इस स्कूल में क्या कर रहे हो, ऐसा हम नहीं कर सकते। ये इस शब्द का विरोधी है। कौन विरोधी है? समावेशी शिक्षा। पहले समावेशी शिक्षा की परिकल्पना सिर्फ विशेष छात्रों के लिए की गई थी, लेकिन आधुनिक काल में हर शिक्षक इस सिद्धांत को विस्तृत दृष्टिकोण में अपनी कक्षा में व्यवहार लाना चाहिए। यानी आप अगर शिक्षक हैं और आप शिक्षक बनने वाले हैं, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि हमें इस बात का एकदम बिल्कुल ध्यान रखना है कि हमें ऐसी कक्षा चलानी है जिसमें सभी तरह के छात्रों को समान अवसर मिलेंगे। मैं किसी के साथ साथ भेदभाव नहीं करूँगा। जब ईश्वर ने भेदभाव नहीं किया है तो हम भेदभाव करने वाले कौन होते हैं, है ना। सबको इंसान बनाया है, तो सभी को समान अवसर शिक्षा के ग्रहण करने चाहिए। और किसी अगर एक कक्षा को विशेष अवसर मिल रहा है तो सारे कक्षा के कक्षार्थियों यानी शिक्षार्थियों को भी विशेष अवसर मिलना चाहिए। अब ये शारीरिक रूप से कमज़ोर अगर यदि कोई है तो उसे आप यह नहीं कह सकते कि वो मानसिक तौर पर भी कमज़ोर होगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा देखा गया है कि सामान्य बालक से भी दिव्यांग बालक अधिक क्षमता वाली निकल जाते हैं। अगला है समावेशी शिक्षा या एकीकरण के सिद्धांत की जड़ें। इसका जो ऐतिहासिक जड़ है वो कनाडा और अमेरिका से
जुड़ा हुआ है। तो इस बात को आप याद रखिएगा, ये नोट डाउन कर लीजिएगा, है ना। तो ये इसकी जो ऐतिहासिक जड़ें हैं कनाडा और अमेरिका से जुड़ी हुई है। आपसे पूछा जा सकता है समावेशी शिक्षा का ये जो मोटो है ये कहाँ से लिया गया है, तो ये कनाडा और अमेरिका से लिया गया है। प्राचीन शिक्षा पद्धति की जगह नई शिक्षा पद्धति का प्रयोग आधुनिक समय में होने लगा है। अब देख रहे हैं कितना शिक्षा प्रणाली आ चुका है, अभी भी हाल ही में 2020 में आया है, इस पर भी मैंने वीडियो दिया, आप उसे देख लें। समावेशी शिक्षा विशेष विद्यालय या कक्षा को स्वीकार नहीं करता है। समावेशी का मतलब जब सब मिल करके कर रहा है, इसमें कोई न बड़ा छोटा भेदभाव ऐसा नाम का कुछ है ही नहीं है, तो ये विशेष कक्षा कहाँ से आ गया? तो विशेष तो है ही नहीं, अगर विशेष है तो सबके लिए विशेष है, और सामान्य है तो सबके लिए सामान्य है। अशक्त बालकों को सामान्य से बालकों से करना, अलग करना अब मान्य नहीं है। मैंने यह भी कहा है कि पहले किया जाता था, लेकिन अब दिव्यांग बालकों को जिनमें कुछ कमियां हैं उनको आप सामान्य बच्चों से अलग नहीं कर सकते हैं। विकलांग बच्चों को भी, विकलांग शब्द यहाँ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, अब इसका नाम बदल के हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बड़ा अच्छा शब्द का इस्तेमाल किया है, दिव्यांग। दिव्यांग बच्चों को भी सामान्य बच्चों की तरह शैक्षिक गतिविधियों में भाग लेने का अधिकार है। आप देखते होंगे कितने खेल कूद में वो भाग लेते हैं और मेडल भी जीतते हैं। समावेशी शिक्षा की विशेषताएं, इसकी क्या विशेषताएं हैं अब हम यह देखेंगे। तो समावेशी शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहली विशेषता, समावेशी शिक्षा ऐसी शिक्षा है जिसके अंतर्गत शारीरिक रूप से बाधित बालक तथा सामान्य बालक साथ साथ सामान्य कक्षा में शिक्षा ग्रहण करते हैं। यह अब चर्चा हो चुका है। दिव्यांग बालकों को कुछ अधिक सहायता प्रदान की जाती है, थोड़ा सा उसका मदद किया जाता है। मान लीजिए वो पैर से कमजोर, तो उसके पास शिक्षक को जाना होगा क्योंकि वो आपके पास नहीं आ सकते हैं, या कुछ उसको स्पेशल तरीके से समझाना है तो आप समझा सकते हैं, लेकिन साथ साथ इस प्रकार समावेशी शिक्षा दिव्यांग बालकों के पृथक्करण के विरोधी व्यवहारिक समाधान है। एक व्यवहारिक समाधान, ये थ्योरी नहीं है, ये प्रैक्टिकल है कि आप समावेशी शिक्षा लेकर अगर चलते हैं तो सबको आप साथ में लेकर के चलेंगे। आप शिक्षक हैं, आप चाहें तो आप ये कर सकते हैं और करना ही चाहिए। अगला है दूसरा, समावेशी शिक्षा विशिष्ट शिक्षा का विकल्प नहीं है। अब ये देखिए, विशिष्ट शिक्षा का विकल्प नहीं है। अब आप मान लीजिए कोई बच्चे आँख से कमज़ोर है, उनको दिखाई नहीं देता है, तो वो समावेशी शिक्षा तो अगर पढ़ना चाहते वो पढ़ा सकते हैं, लेकिन क्या वो बिना ब्रेल लिपि के सीख पाएगा? नहीं सीख पाएगा ना। तो जब देखें कि वो सक्षम नहीं है तो हमें उसे विशिष्ट शिक्षा देनी होगी। उन्हें ऐसे स्कूल में दाखिला देना होगा जहाँ पर वो ब्रेल लिपि सीख सके। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अगर वो सामान्य कक्षा में आना चाहे तो हम उसे मना करेंगे, उसे भी वहाँ पर हमको शिक्षा देना होगा। यह तो विशिष्ट शिक्षा का पूरक है, यानी विशिष्ट शिक्षा का समावेशी शिक्षा पूरक है, वो मदद करता है। कभी कभी बहुत कम शारीरिक रूप से बाधित बच्चों को समावेशी शिक्षा संस्थान में प्रवेश कराया जाता है। देखिए, कुछ हल्का फुल्का कमी है तो समावेशी शिक्षा में आराम से वो पढ़ सकता है, लेकिन जो गंभीर रूप से दिव्यांग बालक हैं जो विशिष्ट शिक्षण संस्थाओं में शिक्षा ग्रहण करेंगे, इस पर मैंने अभी चर्चा किया। संप्रेषण व अन्य प्रतिभा ग्रहण के पश्चात वे समन्वित विद्यालयों में भी प्रवेश पा सकते हैं। जब वो सीख जाते हैं और उन्हें चाहिए कि हम भी समावेशी शिक्षा में यानी समन्वित विद्यालय में, यानी जिसमें सभी बच्चे हैं उसमें भी मैं पढ़ना चाहता हूँ, तो वो पढ़ सकते हैं। अगला, इस शिक्षा का ऐसा प्रारूप दिया गया है जिससे दिव्यांग बालक को समान शिक्षा के अवसर प्राप्त हों, वे समाज में अन्य लोगों की भांति आत्मनिर्भर होकर अपना जीवन यापन कर सकें। और ऐसा तभी होगा जब उन्हें यह बात का विश्वास हो जाए कि मेरे अंदर कोई खराबी नहीं है, मैं भी एक आम इंसान ही हूँ। चौथा है, यह दिव्यांग बालकों को कम प्रतिबंधित तथा अधिक प्रभावी वातावरण उपलब्ध कराती है जिससे वे सामान्य बालकों की समान जीवन यापन कर सकें। यानी जब आप साथ में पढ़ रहे हैं तो यहाँ सवाल ही नहीं उठता कि मैं अलग हूँ और ये बच्चा अलग है। जो साथ में है तो साथ में है, सब एक जैसे हैं, तो वो सामान्य की तरह व्यवहार करेगा। अगला विशेषता है, यह समाज में अपंग तथा सामान्य बालकों के मध्य स्वस्थ सामाजिक वातावरण और संबंध बनाने में समाज के प्रत्येक स्तर पर सहायक है। समाज में एक दूसरे के मध्य कम दूरी तथा आपसी सहयोग की भावना को विकसित करती है। यदि बच्चे
कोई दिव्यांग बच्चे और सामान्य बच्चे साथ साथ रहते हैं तो वो स्वस्थ वातावरण है, उसके अंदर भेदभाव नहीं रहेगा, उनके अंदर जो दूरियां हैं वो दूर हो जाएंगी, मिट जाएंगी और आपस में वो सहयोग करेंगे। कभी कभी मतलब सामान्य बालक दिव्यांग बालक का सहयोग कर देंगे तो कभी कभी दिव्यांग बालक सामान्य बालक का सहयोग करेंगे। यह ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत शारीरिक रूप से बाधित बालक भी सामान्य बालकों के समान महत्वपूर्ण समझे जाते हैं, यानी इसमें कोई भेदभाव नहीं, यदि सामान्य बालक महत्वपूर्ण है तो दिव्यांग बालक भी महत्वपूर्ण है। समावेशी शिक्षा का महत्व। अब देखते हैं कि समावेशी शिक्षा निम्नलिखित कारणों से महत्वपूर्ण हो जाती है। तो क्या कारण है? तो पहला कारण है शारीरिक दोष मुक्त विभिन्न बालकों की विशेष आवश्यकताओं की सर्वप्रथम पहचान करना तथा निर्धारण करना। देखिए, अब हम देखेंगे कि शारीरिक दोष मुक्त यानी शरीर के जो दोष हैं उससे मुक्त विभिन्न बालकों को विशेष आवश्यकताओं के लिए सर्वप्रथम पहचान करना। तो इसमें पहचान करेंगे कि इसमें लग रहा है कि दोष है, तो क्या ये दोष से मुक्त है? बाहर से तो दिख रहा है लेकिन ऐसा कभी कभी जो दिखता है वैसा होता नहीं है। तो हम सबसे पहले बालकों की पहचान करेंगे कि किन बालक को समावेशी शिक्षा में लाना है, कि उसे विशेष शिक्षा देना है। निर्धारण करने के बाद आप ऐसा कर सकते हैं। दूसरा है शारीरिक दोष की दशा को बढ़ाने से पहले वे गंभीर स्थिति को प्राप्त हों उन्हें रोकथाम के लिए सर्वप्रथम उपाय किया जाना है। मान लीजिए किसी के अंदर कोई शारीरिक दोष है और वो बढ़ रहा है तो उसमें हमें यह करना है कि कहीं वो इतना ना बढ़ जाए कि अब वो वापस ठीक ना हो सके, तो उसे वहीं पर रोकना है। तो उसके लिए कुछ उपाय किए जाने होंगे। बालकों के सीखने की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए कार्य करने की विभिन्न नवीन विधियों द्वारा विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करना। देखिए, बालक जो होते हैं वो सीखने में समस्या उत्पन्न करते हैं। क को ख लिख देंगे, ड़ को ढ बोलेंगे, तो इन सबको दूर करना होगा। और अधिगम विकार पर मैं वीडियो लेकर के आऊँगा। अभी वीडियो है इंक्लूसिव एजुकेशन पे, ये थ्योरी है और कल आपको इसका मिलेगा प्रैक्टिकल, यानी कुछ क्वेश्चन मिलेंगे आपको। तीसरा है शारीरिक रूप से विकृति युक्त बालकों का पुनर्वास कराया जाना। मान लीजिए कि जिसके शारीरिक कुछ कमियां हैं उनका पुनर्वास कराया जाना। पुनर्वास का यहाँ पर तात्पर्य यह नहीं कि उसको कहीं पर ले जा करके बसा दीजिए। जो कमज़ोर बालक होते हैं, जो शारीरिक रूप से दिव्यांग बालक होते हैं, उसके अंदर यह मन में बैठ जाता है मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो ऐसा हूँ। तो इस भावना को हटा करके, इस विकृति को हटा करके उसे सामान्य में जब लाएंगे तो उसका पुनर्वास हो जाएगा। अगला है शारीरिक रूप से विकृति युक्त बालकों की शिक्षण समस्याओं की जानकारी प्रदान करना। यदि कोई दिव्यांग बालक है तो उन्हें थोड़ी समस्या आएगी, तो सबसे पहले हमें वह निकालना है क्या समस्या है, फिर उसका हमें करना है निदान। अगला है शारीरिक रूप से विकृति युक्त बालकों की शिक्षण समस्याओं, ये तो हो गया है ना। शिक्षण समस्याओं की जानकारी प्रदान करना तथा सुधार हेतु सामूहिक संगठन की तैयारी किया जाना। अच्छा, ये अलग है, यानी हमें जब पता चल गया कि समस्या क्या है तो इसमें सुधार करने के लिए एक संगठन बनाएंगे कि इसमें कैसे करना है, विचार होगा। अगला है बालकों की असमर्थताओं का पता लगाना। यहाँ देखिए, शारीरिक रूप से वो अलग है, असमर्थता मतलब सीखने में उसको दिक्कत हो रहा है। वो शारीरिक, इसमें शारीरिक मतलब नहीं है कुछ, वो सीखने का दिक्कत हो रहा है तो उसको हम पता करेंगे क्यों ऐसा दिक्कत हो रहा है और फिर उसके निवारण करने का प्रयास करेंगे। तो समावेशी शिक्षा की अब क्या प्रक्रिया है, कैसे यह किया जाता है? समावेशी शिक्षा की 4 प्रक्रियाएं होती हैं। पहला है मानकीकरण। अब हम समझेंगे मानकीकरण होता क्या है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, सामान्यीकरण या मानकीकरण वह प्रक्रिया है जो प्रतिभाशाली बालकों तथा युवकों को जहाँ तक संभव हो सके कार्य सीखने के लिए सामान्य सामाजिक वातावरण पैदा करें। यानी हम क्या करेंगे, सबके लिए एक सामान्य सा करेंगे, कोई बड़ा नहीं, कुछ उठपटांग नहीं, एकदम आसानी से सिखाने के लिए यदि संभव हो सके, और संभव करना चाहिए कि हम ऐसा ही डायरेक्ट ना पूछ दें कि उस सवाल की वो फर्स्ट सवाल में अक्षक आ जाए। उसे धीरे धीरे लेवल बढ़ाना, धीरे धीरे सिखाते गए, है कि नहीं। मान लीजिए कोई चीज़ आप सिखा रहे हैं, तो मान लीजिए आप ग्रामर सिखा रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि डायरेक्ट हम उसको सवाल बनवाना शुरू कर दें, बताओ इस मुहावरे का क्या अर्थ होता है। अरे नहीं, ऐसा नहीं करना। उसे एक सामान्य तरीका है, उसे हम सिखाएंगे कि मुहावरे क्या होते हैं, मुहावरे का क्या मतलब होता है,
उनकी परिभाषा क्या है। जब वो सीख जाएंगे तब हम देखेंगे आप कि वो एक सामान्य तरीके से नॉर्मली धीरे धीरे, तो उसे ऐसा वातावरण देना है कि उसके अंदर का डर निकल जाए। अगला है संस्था रहित शिक्षा। संस्था रहित शिक्षा ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अधिक से अधिक प्रतिभाशाली बालकों तथा युवक छात्राओं की सीमाओं को समाप्त कर देती है। जैसे जो आवासीय विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करते हैं उन्हें जनसाधारण के मध्य शिक्षा ग्रहण करने का अवसर प्रदान करना चाहिए। देखिए, आप देखे होंगे कि आप देखिए एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल, ये आवासीय स्कूल है, और आप देखे होंगे नवोदय, ये भी आवासीय स्कूल है। लेकिन क्या सारे विद्यालय ऐसे हैं? नहीं है। आप सरकारी विद्यालयों को देखिए, बच्चे घर से आते हैं, समाज से इंटरेक्ट करते हैं, उनके मध्य में रहकर शिक्षा अवसर प्रदान करते हैं, उन्हें मौका मिलता है अपनी क्षमता दिखाने का, प्रतिभा दिखाने का। लेकिन जो बच्चे हॉस्टल में रहते हैं वो तो समाज से कट गए ना। तो अगर उन्हें भी मौका मिले, ऐसे संस्थाओं को हटाना है, और अगर मौका मिले तो उन्हें सामान्य का अवसर, सामान्य के बीच आकर के जनसाधारण के बीच शिक्षा ग्रहण करने का अवसर मिलना चाहिए। लेकिन फिर भी आप देखे होंगे कि एक स्पेशल स्कूल बनाया था हॉस्टल वाले। ऐसा इसलिए होता है कि अभी भी समाज में हम ऐसे पिछड़ रहे हैं कि उसके लिए शिक्षा का कोई महत्व नहीं है। जैसे कुछ जातियां हैं, मैं यहाँ नाम लेना नहीं चाहता, वो पिछड़ रही हैं, तो उसे अगर स्पेशल ट्रीटमेंट ना दिया गया तो वो पिछड़ जाएंगे। तीसरा है शिक्षा की मुख्य धारा। शिक्षा की मुख्य धारा वह प्रक्रिया है जिसमें प्रतिभाशाली बालकों को सामान्य बालकों के साथ दिन प्रतिदिन शिक्षा के माध्यम से आपस में संबंध रखते हैं। देखिए, एक नॉर्मल बालक और एक प्रतिभाशाली बालक एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। हम लोग को बचपन में सिखाया जाता था ऐसा लोगों से दोस्ती करो जो ज़्यादा बुद्धिमान हो तुमसे, उससे तुमको कुछ सीखने ही मिलेगा। जैसे एक सामान्य, एक प्रतिभाशाली बालक कोई ड्राइंग बना रहा है और उसके बगल में एक सामान्य बालक आकर के बैठता है, तो वो सीखेगा, कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेगा। ऐसे वो पूछ देगा हमको भी थोड़ा सा बताना, तो देखिए उसके अंदर इच्छा आ रही है, वो कोशिश करेगा और एक दिन वह भी एक अच्छा बालक बन जाएगा। समावेश, चौथा है समावेश। समावेश वह प्रक्रिया है जो प्रतिभाशाली बालकों को प्रत्येक दशा में सामान्य शिक्षा कक्ष में उनकी शिक्षा के लिए ली जाती है। यानी ऐसा नहीं कि आप प्रतिभाशाली बालक हैं तो सामान्य से आपको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा, ऐसा नहीं है। आप साथ में पढ़िए और प्रत्येक दशा में आपको शिक्षा उसी तरह मिलेगा जो सामान्य बच्चों को मिलता है। ये पृथककरण के बिल्कुल विपरीत है कि आप बहुत होशियार है तो उसको छांट दीजिए। ऐसा नहीं कर सकते। ज़्यादा होशियार फर्स्ट बेंच में बैठो, जो बकलोले पीछे बेंच में बैठो, ऐसा नहीं कर सकते। पृथककरण वह प्रक्रिया है जिसमें समाज का विशिष्ट समूह अलग से पहचाना जाता है। देखिए, समाज में ये मुखिया है, ये सरपंच है, ये विशिष्ट समूह हुआ ना, तो ये अन्य लोगों से अलग हो जाता है। नहीं, आप मुखिया है तो क्या हुआ, आप भी हमारे जैसे एक इंसान है, आपको हमने ही चुन कर भेजा है, आपको हमारे लिए काम करना चाहिए। तथा धीरे धीरे सामाजिक तथा व्यक्तिगत दूरी बढ़ती जाती समाज में। तो वो कार में घूमेगा तो हम पैदल घूमेंगे लगेगा। देखिए, मुखिया बना तब कार में घूमने लगा, ऐसा नहीं है। उसने मेहनत किया, आप भी मेहनत कीजिए, आप भी मुखिया बन सकते हैं। अब अगर मुखिया बनिए तो व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि लोग यह न देखें कि आपके अंदर कितने गाड़ियाँ हैं, लोग यह देखें आपके अंदर कितनी खूबियाँ हैं। कोई अगर आपके पास समस्या लेकर के आता तो उसको सुनना चाहिए। अब देखें कक्षा में सहयोग की भावना बढ़ाने के कुछ तरीके। शिक्षक कक्षा में सहयोग की भावना बढ़ाने के कुछ तरीकों का उपयोग करते हैं। तो वह क्या करता है, समुदाय भावना को बढ़ाने खेलों का आयोजन करते हैं। जब हम खेलते हैं, हमारे अंदर यह ना होता वो फलना जाति का है, यह छोटा है, यह नीच है, ऊंचा है, ऐसे नहीं करते हैं बच्चे। ये तो बड़ों की आदत है ना, बच्चे नहीं करते हैं, बच्चे हमसे ज़्यादा होशियार होते हैं। तो आप देखेंगे उसके अंदर खेल भावना बढ़ेगा, एक समुदाय, वो टीम भावना आई, खेल द्वारा आया। विद्यार्थी को समस्या समाधान में शामिल करना, जितने भी विद्यार्थी हैं सबको, चलो एक समस्या आया है, इसमें तुम लोग अलग अलग जो अपना वक्तव्य दे सकता है, बताओ तो इसका कैसे समस्या समाधान करें। तो आप देखेंगे कि हर तरह के बच्चे हर तरह का समाधान बताएंगे। किताबों और गीतों का आदान प्रदान। अब देखिए, किताब और घर स्कूल में एक लाइब्रेरी होता है, कई तरह की किताब होते हैं, धार्मिक किताब होते हैं, अधार्मिक किताब होते हैं, पाठ्यक्रम की किताब होते हैं। आप सबको आदान प्रदान कीजिए, मिल बांट के पढ़िए,
गीतों, मान लीजिए एक अंताक्षरी हम शुरू करवा सकते हैं शनिवार को, चलो अंताक्षरी, तो एक सीरियल हम करेंगे, जहाँ से वो ख़त्म करेगा वहीं से आपको उठाना है। तो देखिए इस तरह क्या हुआ, वो एक दूसरे से जुड़ रहा है। अगर पहला बच्चा मौ पे ख़त्म किया तो दूसरा बच्चा मौ से गाना शुरू करेगा, तीसरा वो गौ पे ख़त्म किया तो तीसरा बच्चा गौ से खाना शुरू करेगा। तो इस तरह हम आदान प्रदान कर सकते हैं। जैसे किताबों आदान प्रदान, रीडिंग दिलवाते हैं, पहला बच्चा जहाँ ख़त्म किया दूसरे बच्चे को वहाँ शुरू करवाते हैं। तीसरा है संबंधित विचारों का कक्षा में आदान प्रदान। यदि किसी बच्चे ने कोई विचार रखा है तो हम उसका आदान प्रदान कैसे करेंगे। मान लीजिए किसी बच्चे ने कोई सवाल पूछ दिया, तो हम बच्चों से ही पूछेंगे क्या कोई ऐसे बच्चे हैं जो इस समस्या का उत्तर दे सकता है, तो बताओ। तो अगर मान लीजिए एक बच्चा ने किसी सवाल का जवाब दिया और वो उस जो सवाल पूछा तो उसको अच्छा लगा, तो देखिए दोनों के बीच संबंध बढ़ गया कि मेरे सवाल का इन्होंने बता दिया, अब यह जो पूछेगा हम भी एक बार इसका जवाब देंगे। तो ये टीम स्पिरिट की भावना आई। छात्रों में समुदाय की भावना बढ़ाने के लिए कार्यक्रम तैयार करने, जैसे पिकनिक पर ले जाइए उसे, खेल करवा लीजिए, फिल्म दिखाने ले जाइए कोई अच्छी सी, कहीं भ्रमण पे ले जाइए, है कि नहीं, कई कार्यक्रम हैं। छात्रों को शिक्षक की भूमिका निभाने का अवसर देना। अब हम क्या करेंगे, किसी दिन किसी बालक को उठाएंगे, चलो आज जोड़ है तो तुम में से फलना वाला सामने आओ और आज तुम बोर्ड पे पढ़ाओगे। हम देखेंगे कि अगर तुम शिक्षक होता तो क्या करता। देखिए उसको अवसर दी। अगला, विभिन्न क्रियाकलापों के लिए छात्रों का दल बनाना, टीम, खेल कूद के लिए हो गया, वाद विवाद के लिए हो गया, दौड़ के लिए हो गया, क्रिकेट के लिए हो गया, फुटबॉल के लिए हो गया, कई तरह के आप टीम उसको बना सकते हैं, या पर्यावरण के कार्यक्रम पे हो गया। प्रिय वातावरण का निर्माण करना, ऐसा वातावरण निर्माण करना उसके अंदर भेदभाव मिट जाए, उसको अच्छा लगे, वो सोचे कि कब स्कूल खुलता हम जाते हैं, आज स्कूल नहीं गए कितना मज़ा आया होगा वहाँ पर, ये भावना आना चाहिए। बच्चों के लिए लक्ष्य निर्धारण, अगर आप शिक्षक हैं आपको लक्ष्य निर्धारित करना होगा कि इस साल हम इसको सिखाएंगे। आप अपने जीवन में लक्ष्य निर्धारित करते हैं ना, पर्सनल मामले कि हमें ये लेना है, हमें वो लेना है, तो बच्चों के लिए भी निर्धारण करना होगा। अभिभावकों का सहयोग लेना, यदि कुछ मामले आ रहे हैं और आपसे नहीं निपट रहे हैं तो आप एक मीटिंग बुलाइए। आप देखे होंगे पेरेंट्स मीटिंग बुलाते हैं प्राइवेट स्कूल वाले, हम भी तो बुला सकते हैं सरकारी स्कूल वाले, हम क्यों नहीं बुला सकते। हो सकता है कुछ समाधान निकल जाए, मदद मिले। विशेष प्रशिक्षित शिक्षकों की सेवा लेना, कुछ ऐसे शिक्षक हैं जो विशेष शिक्षा से ट्रेनिंग लिए, खेल कूद का हो सकता है, कराटे का हो सकता है, म्यूजिक का हो सकता है, डांस का हो सकता है, उनकी मदद लीजिए। तो आपको उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा, आपने पूरा देखा उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। अगर यह वीडियो पसंद आए तो आप दोस्तों में शेयर करें, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और हाँ हमें कमेंट ज़रूर करें, आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है। और बेल आइकन को यदि आप दबाते हैं तो आपको इसी तरह का अच्छा वीडियो मिलेगा। और आज मैं इतना ही समाप्त करता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो।